A very good morning to all of you. Welcome on Crack Now to all of you. एस्पिरेंट मैं जय सिंह दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग सीरीज में हम अपने क्वेश्चन को देख रहे हैं, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन को। और इसमें बेसिकली हम एक क्वेश्चन को लेकर उसी के आधार पे अपने आंसर की संरचना करते हैं और क्या क्या की पॉइंट हो सकते हैं उस की पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो बिना किसी देरी के आज के क्वेश्चन को देखते हैं। और इसके पहले आप इस वीडियो को अपने स्टडी सर्कल में, अपने फ्रेंड जोन में शेयर कर दीजिए, ताकि जो नीडी बच्चे हैं उन्हें हमारी इस क्लास की वैल्यू पता चल सके और वो हमसे जुड़कर अपने प्रोग्राम को, अपने प्रैक्टिस को इन्हांस कर सकें। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। Discuss the initiative undertaken by Bihar in promoting environmental sustainability and addressing climate change challenges through science and technology intervention। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने में बिहार द्वारा की गई पहलों पर चर्चा कीजिए। बेसिकली क्वेश्चन जो है, आप जब देखेंगे कि पर्यावरण स्थिरता की बात की जा रही है तो उसको बढ़ावा देने में जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, वह किस प्रकार से कारगर हो सकता है और जो जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियां हैं उसको कम कर सकता है, उसका समाधान कर सकता है। इस पर जो बिहार सरकार द्वारा किए गए प्रयास हैं या पहल हैं, उस पर हमें चर्चा करनी है। एक अगर मैं ओवरव्यू दूं इस क्वेश्चन के लिए, तो आपके इस क्वेश्चन में जो साइंस एंड डेवलपमेंट की भूमिका है, मिटिगेशन कम करने में, पर्यावरण जो चैलेंजेस हैं उसमें बिहार सरकार द्वारा क्या किया गया है उसके बारे में बात करना है। तो अगर हम देखें तो नेशनल तौर पर और राज्य तौर पर चीज़ें लगभग लगभग समान होती हैं, खास करके जो आपके समस्याएं होती हैं। लेकिन कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन होते हैं जहाँ पर ये समस्याएं हर समय उभरती रहती हैं, एक निश्चित समय पे वह दोहराव दिखाती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या प्रयास रहे हैं सरकार द्वारा, जिसमें अगर हम देखें तो कई सारे इसमें हस्तक्षेप किए जा रहे हैं, कई सारे नीति पेश किए जा रहे हैं जिससे ये जो समस्याएं हैं इसको मिटिगेट किया जा सके। तो अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें और रिप्लेसमेंट करें उसका साइंस एंड टेक से, तो जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा संवर्धन, नए जो ऊर्जा के अल्टरनेट खोजे जा रहे हैं, जो ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ ऊर्जा है उसको रिप्लेस किया जा रहा है बच्चों, तो उसमें नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका बढ़ जाती है, जिसमें सौर ऊर्जा परियोजनाएं लाई जा रही हैं सरकार द्वारा, आप देखोगे। बायोगैस और बायोमास ऊर्जा जो है उसका प्रमोशन किया जा रहा है कि इसे इस रूप में संचित होना चाहिए कि सतत जो डेवलपमेंट है वह प्रक्रिया उस रूप में जारी रहे। तो बायोगैस और बायोमास की जो भूमिका है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के सोर्स हैं उसको डेवलप किए जा रहे हैं। जो इसका मेन चीज़ ये है कि जो ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ सोर्स हैं एनर्जी के, उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं नवीकरणीय, उसके अल्टरनेट के माध्यम पे, जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उसके रूप में। तो नवीकरणीय ऊर्जा संवर्धन किया जा रहा है, आपका पहला पॉइंट हो गया। आप इसे लिख सकते हो, मैं पॉइंट बेसिकली लिखा देता हूँ, लेकिन आप जो है इसे अपने फॉर्म में, अपने वर्ड में लिख कर अपने आंसर को हमें सेंड कर सकते हो। तो नवीकरणीय ऊर्जा संवर्धन आप लिख सकते हो, नवीकरणीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा संवर्धन, जिसमें हमने बायोगैस और सौर बायोमास की चर्चा की, जिसमें आप लिख सकते हो सौर ऊर्जा। इस पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, आपको स्कीम को थोड़ा सा मेंशन करना होगा। अगर आप एक लाइन में स्कीम को मेंशन कर देते हो तो आपका जो आंसर है वह औरों की अपेक्षा ऑथेंटिक हो जाता है। तो सौर ऊर्जा और बायोगैस एवं बायोमास, बायोगैस और बायोमास, तो ये आप इसको मेंशन कर सकते हो। दूसरा चीज़ ये है कि जो रिप्लेसमेंट ढूंढा जा रहा है साइंस एंड टेक के माध्यम से, तो इसमें बेसिकली जो वन रोपण पद्धति है कि एक ही साथ आप देखेंगे कि एक दिन में लोगों से अपील करके, विभिन्न संगठनों के जुड़ाव से, स्कूल में प्रमोशन करके, स्कूल को अपने साथ अटैच करके एक ही दिन में कई जगह पे
पेड़ लगाए जाते हैं। तो आप न्यूज़ में देखते होगा कि एक ही दिन में 2.5 करोड़ पेड़ लगाए गए, 4 करोड़ पेड़ लगाए गए। तो यह जो पेड़ लगाने की जो नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन के रूप में पेड़ भी आपका एक प्रकार से ऊर्जा प्रोवाइड करता है। तो इसमें जो वन रोपण और जो जैव विविधता संरक्षण है, उसके माध्यम से जो ये जलवायु परिवर्तन है उसमें कमियां की जा सकती है, उसको उसके साथ रिजिलियंसी जो है वह स्थापित किया जा सकता है। तो हरित आवरण विस्तार, जिसमें बड़े नए पेड़ पौधों को लगाकर जो एक ग्रीन जोन होता है उसको डेवलप करके आप जो है क्लाइमेट चेंज को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो जैव विविधता संरक्षण है, क्योंकि बदलते पर्यावरण के साथ उसका प्रभाव जो है वह जो हमारे जीव जंतु हैं, जो वातावरण है उस पर पड़ता है। तो उसको रोकने के लिए इस तरह के प्रयास किए जाएं, नए प्रकार के पौधे, नए पेड़ पौधे लगाए जाएं। और यह जो होता है एक जो रिप्लेसमेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करता है। और जो क्लाइमेट चेंज तीव्र गति से बढ़ रहा होता है उसे कंट्रोल करने में सहायक होता है। तो आपका ये वाला पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा जल संसाधन प्रबंधन, अगर हम एनर्जी की बात करें तो उसमें जो जल है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण संसाधन है हम ह्यूमन बीइंग के लिए। तो उसके लिए प्रबंधन क्या क्या किए जा रहे हैं, तो पानी के स्टोरेज को लेकर काफ़ी बड़ी भूमिका देखने को मिली है। अगर आप देखेंगे तो विभिन्न विभिन्न सरकारों द्वारा, और खास करके जहाँ पर पानी की समस्या ज़्यादा है वहाँ पर वाटर स्टोरेज को काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है। आपको कुआं के माध्यम से, कुआं या फिर स्टोरेज वाटर शेड के माध्यम से, जलाशय में पानी एकत्रित करने के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो वाटर रिचार्जेबल बॉडीज हैं उसको डेवलप किया जाता है और पानी के स्टोरेज को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा बाढ़ प्रबंधन, क्योंकि जब बाढ़ आता है तो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा नेस्तो नाबूद होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है। तो उसको रोकने के लिए और जान माल की जो हानि है उसको कम करने के लिए पहले से अलर्ट जारी कर दिया जाता है। और वहाँ पर जो तट के किनारे सुरक्षा संबंधी जो बांध होते हैं, जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग कर दी जाती है ताकि जो बाढ़ आए तो आसपास का एरिया उस रूप में प्रभावित ना हो। तो इस रूप में भी काफ़ी बड़ी भूमिका हो जाती है। इसके अलावा जो क्लाइमेट रिजिलियंस कृषि है, क्योंकि आने वाला जो दौर है, जनसंख्या जिस रूप में बढ़ रही है, लोगों की खाद्यान्न आपूर्ति के लिए, खाद्यान्न जो आवश्यक चीज़ें हैं उसकी पूर्ति के लिए इस रूप में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण जाती है कि हम क्लाइमेट के साथ जो कृषि करें वह सस्टेनेबल हो, रिजिलियंस हो। तो इसके लिए जो जलवायु आप कह सकते हैं कि रिजिलियंस कृषि होती है उसको बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो स्मार्ट खेती पद्धतियां हैं उसको अपनाया जाता है। इसके अलावा इसमें मौसम पूर्वानुमान, जो एक आपके कृषि ऐप है या फिर कृषि मित्र ऐप है, उसमें आपके मिट्टी की गुणवत्ता और मौसम किस प्रकार से रहेगा आने वाले समय के लिए और किस प्रकार की खेती पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बीच जो एक इंटरऑपरेबिलिटी होती है, इसके बीच जो एक समन्वय होता है वह जरूरी करना, वह मेंटेन करना जरूरी होता है। तो इस रूप में जलवायु रिजिलियंस कृषि जो होता है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जो बदलते जलवायु दौर को, जो बदलता जलवायु या क्लाइमेट चेंजिंग पैटर्न है उसको कम करने में। और अल्टीमेटली हम अगर आए तो विभिन्न प्रकार के जो नए अनुसंधान किए जा रहे हैं, इनोवेटिव भावना डेवलप करना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें महत्वपूर्ण हो जाती हैं डेवलपमेंट के लिए। तो नए नए प्रकार के जो इनोवेशन है, नवाचार है, उसको बढ़ावा देना, यह काफ़ी बड़ी भूमिका है और इसे किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो चुनौतियां क्या क्या आती हैं, क्योंकि क्वेश्चन का अगर एक पार्ट अगर देखें तो इसमें जो चुनौतियों का समाधान करने में और कौन से सरकार के पहल हैं, वो ये दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें देखें तो अनुसंधान संस्थान नए स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि नए अनुसंधान संस्थान स्थापित करने से जो एक मटेरियल और एक जो सोर्स प्रोवाइड होता है वह बेसिकली इस रूप में होता है कि नए नए माइंड वहाँ पे आके, जो क्रीम माइंड होते हैं वह आके अपने इनोवेशन और आइडियाज प्रस्तुत करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो डाइवर्सिटीज होती है उसकी भी भूमिका बढ़ जाती है। तो किसी एक व्यक्ति द्वारा, किसी एक संस्थान द्वारा इसे टैकल नहीं किया जा सकता। तो विभिन्न प्रकार के जो कोलेबरेशंस हैं, विभिन्न प्रकार के जो माइंड्स हैं उसको इकट्ठा करके और उस पर प्रयास किए जाएं तो जलवायु परिवर्तन की जो ये समस्या बढ़ रही है, काफ़ी भयावह, इसका एक अनुमान लगाया जा रहा है आने वाले भविष्य में, उसको कम किया जा सकता है।
तो अनुसंधान संस्थान द्वारा विभिन्न प्रकार के जो नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण टेक्नोलॉजीज हैं, जहाँ पे जो विकसित देश हैं वहाँ पर ये सारे टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुके हैं, तो उनसे कोलेबोरेशन के माध्यम से जो विकासशील देश हैं वह उस तकनीक को हस्तांतरित कर सकते हैं, अपने यहाँ पे आयात कर सकते हैं, और क्लाइमेट संबंधी जो चुनौतियां हैं उससे फेस कर सकते हैं, उसको टैकल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका चुनौतियां अगर भविष्य देखें तो चुनौतियां यही तो फंडिंग जो होती है, फंडिंग में एक जो इसके लिए एक विशेष प्रकार का जो फंड होता है उसकी कमी देखी गई है। कैपेबिलिटी बिल्डिंग जो होता है, कैपेसिटी बिल्डिंग जो होता है, उसकी समस्याएं देखने को मिलती है, जिसमें आप जलवायु परिवर्तन जो अनुकूल या फिर पर्यावरणीय स्थिरता या आपदा प्रबंधन को लेकर जो त्वरित एक्शन होना चाहिए, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा तालमेल कम देखने को मिला है। तो क्षमता निर्माण जो है इस रूप में होना चाहिए कि आने वाले जो बदलाव हैं, जो समस्याएं हैं, उसके प्रबंधन का जो प्रयास है वह पहले ही हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो सामुदायिक जुड़ाव है, विभिन्न प्रकार के जो इंस्टीट्यूशन हैं उस इंस्टीट्यूशन का जुड़ाव इस रूप में होना चाहिए कि पर्यावरणीय स्थिरता पहल की जो योजना कार्यान्वयन और निगरानी में स्थानीय समुदायों, हितधारकों और नागरिक समाज संगठनों को शामिल करने के जो स्वामित्व है, उससे भागीदारी और जो एक हस्तक्षेप है उसके माध्यम से इनकी स्थिरता जो है उसमें वृद्धि हो सकती है। तो सामुदायिक जुड़ाव इस रूप में होना चाहिए कि जो क्लाइमेट चेंज संबंधी जो चुनौतियां हैं उस पर काम किया जा सके। और यह सामुदायिक जुड़ाव कैसे होगा? यह सामुदायिक जुड़ाव विभिन्न प्रकार के जो इंटरनेशनल कोलेबरेशंस हैं, विभिन्न प्रकार के जो रिसर्च संस्थाएं हैं, और जो एकेडमिक और औद्योगिक प्रबंधन है, एकेडमिक और औद्योगिक कोलेबरेशन के माध्यम से इस पर काम किया जाना चाहिए। तो यह एक सामुदायिक जुड़ाव का एग्जाम्पल है। नीति एकीकरण देखें तो जलवायु परिवर्तन संबंधी विचारों को क्षेत्रीय नीतियों, विकास योजनाओं और निवेश निर्णयों में एकीकृत करना बिहार के सभी क्षेत्रों में जलवायु जो रिजिलियंसी है उसमें उसको मुख्य धारा में लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तो इस प्रकार से नीति एकीकरण को विभिन्न प्रकार की जो नीतियां हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर उसको एक एक आधार देकर विभिन्न एकीकरण करके जो समस्याएं हैं उससे टैकल किया जा सकता है। एक चुनौती फंडिंग और संसाधन को लेकर आती है। अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें जो एक पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजनाओं में यह काफ़ी पिछड़े रूप में दिखती है। तो फंडिंग और संसाधन संबंधी जो प्रयास हैं वह राज्यों और केंद्र के बीच में जो संबंध है उसको मजबूत करके, और जो विभिन्न प्रकार के रिकमेंडेशन हैं विभिन्न रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, उसको अमल में लाए जाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें हमने देखी कि चुनौतियाँ भविष्य और दिशाएं किस प्रकार से हो सकती हैं क्लाइमेट चेंज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अंत में अगर आप देखेंगे तो पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने में कंक्लूजन आप इस रूप में लिखेंगे कि जो हमने अपॉर्चुनिटीज देखी और जो समस्याएं देखी उनके बीच का मार्जिन देखते हुए आप अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे, जिसमें देखेंगे कि इस रूप में लिख सकते हैं कि अंत में पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने और विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने में बिहार की पहल सतत विकास और जो रिजिलियंसी है उसके निर्माण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता जो है उसको प्रदर्शित करती है। एकीकृत रणनीतियों को लागू करके जो विभिन्न स्टेक होल्डर हैं, जो हितधारक हैं, उनकी भागीदारी को बढ़ाकर और अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण में निवेश करके बिहार अधिक टिकाऊ और जलवायु लचीले भविष्य की दिशा में अपने प्रयासों को आगे बढ़ा सकता है। तो जो प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच का जो एक मार्जिन है आप उसको आधार बनाकर अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे तो आपका आंसर एक कंक्रीट आंसर साबित होगा। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। इसके पहले आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड जोन, अपने स्टडी सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि जो नीडी बच्चे हैं उन्हें हमारे इस प्रोग्राम तक जुड़ने में सहायता हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।